देखिए, मोदी जब से आए हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो देखिए, आज तो दुनिया में योगी योगी सब कर रहे हैं, वो योगी जी आए तो अच्छा है। और विपक्ष में जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जी तो अगर इनको जितना आगे बढ़ाएंगे ना कांग्रेस वाले, उतना ही कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। सर, मेरा आपसे प्रश्न है। एक तो आप मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के बाद कौन, क्या योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या आप देखना चाहेंगे? और एज ए अपोजिशन में क्या कोई मोदी जी के सामने कोई टिक पाएगा, या राहुल जी एक अच्छे अपोजिशन लीडर हैं? हम तो संघ से शुरू से जुड़े रहे। जब हम ये कहते थे कि भाई भगवान राम का मंदिर बनेगा, धारा 370 खत्म होगी, तो लोग हमारा मजाक बनाते थे कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और जिस दिन ये दोनों काम हो गए बीजेपी आरएसएस खत्म हो जाएगी। लेकिन वो असंभव काम संभव हुआ। हम भी अब कोई जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम कश्मीर घूमने गए थे, जगह जगह नारे लिखे हुए थे भारत माता के खिलाफ हैं, और वहाँ पर भय का माहौल था। और आज आप चले जाओ, कितना अच्छा माहौल बन गया है। जहाँ लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहरा, सब कुछ हो रहा है। जो सेना के जवानों पर पत्थर फेंकते थे वो सब हटाए। तो देखिए, मोदी जी कुल मिला के हर तरह से अच्छा काम करते हैं, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कमियाँ सब में रहती हैं, ऐसा संपूर्ण कोई नहीं होता। इनको तो चाहिए कि मतलब और इतने अच्छे अच्छे लीडर कांग्रेस में हैं, उनको आगे बढ़ाएं। ये परिवारवादी सोच ना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। चाहे मैं किसी का उदाहरण लूँ, चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, लालू जी का परिवार हो, या दक्षिण भारत के जो परिवार हों, परिवारवाद से हटके जब पार्टियां काम करेंगी तभी लोकतंत्र का भला हो सकता है। क्योंकि पहली सोच उनको परिवार को आगे बढ़ाना होता है। अपनी पार्टी को भी इतना नहीं सोचे जितना वो परिवार के बारे में सोचेंगे। तो जहाँ तक अगली मोदी जी के बाद की है, योगी जी, मैं एक दिन अगर टाइम हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैं ऑटो में जा रहा था जी। तो अब एक ऑटो उल्टा सीधा ऑटो लगा देते हैं ना। हाँ। तो वो मैं कह लगा, अरे इनको अकल नहीं है भाई, सही से ऑटो लगाएं। तो ऑटो वाला बोला, जी यहाँ योगी नहीं है, यानी योगी होता तो सही लगते ऑटो। तो फिर वो जो एक मेरे साथ बैठी सवारी और बोले, क्यों योगी क्यों नहीं, यहाँ भी तो बीजेपी है। बोले बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं योगी की बात कर रहा हूँ। आगे उतरा तो वो सवारी मैंने जान के पहले उतरनी थी, मैं बाद में उतरा। मैं उससे बोला ऑटो वाले से कि भाई मैं जरूर ये मुल्ला होगा। तो बोला, भाई साहब मुल्ला तो मैं भी हूँ, अच्छा, लेकिन मैं कन्नौज का हूँ, और रात को 12 बजे तो बहन बेटी निकल जाए, कोई टच नहीं कर, कोई बोल नहीं सकता, और हम मुसलमान हैं। लेकिन हमने योगी जी को वोट दिया इसलिए क्योंकि जितना अच्छा है। क्योंकि कई से बात हुई, मतलब कई गुंडे बदमाश जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हों। तो पहले वहाँ के लोकल कम्युनिटी को परेशान करते हैं वो। तो आज वो लोग भी खुश हैं कि भाई इतना अच्छा माहौल योगी जी ने बना दिया है। तो योगी जी तो देखो बेस्ट है, पूरी दुनिया में लोग योगी योगी कर रहे हैं, और क्या कहें। पहले के समय में लोग कहते थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, पर आज के समय में बच्चे देखते हैं कि हाँ गूगल ही गुरु। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गूगल का ज्ञान अधूरा है। जो पहले किताबों से ज्ञान मिलता था वो ज्ञान गूगल पर नहीं है, वो भी तो किसी ने डाला ही है। जब तक हम स्वयं पढ़ के उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, अपने आप नहीं देखेंगे। जैसे मान लो किसी भी चीज़ में विचार बहुत सारे एक साथ मिल सकते हैं एक चीज़ के बारे में। अब मान लो आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू, किसी भी महापुरुष के बारे में पढ़ोगे तो हर तरह के विचार आपको मिलेंगे उसमें, है। तो अगर मान लो गूगल पर, तो वही सीमित ज्ञान है ना। और हाँ, कई चीज़ अच्छी भी हैं। आज बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मतलब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनमें बहुत सारा अच्छा ज्ञान भी है। और जो देखो मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। तो जो बच्चा होता है उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सही दिशा में जाते हैं और उसका सही लाभ उठाते हैं। ज़्यादातर बच्चे गलत दिशा में जाते हैं और उससे उनका नुकसान ही होता है। और दूसरा फिर कई बार होते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चों ने वहाँ घर पे देख लिया, ऑनलाइन देख लिया, उसे सुन लिया, तो उसके बाद सोचते हैं कि भाई हम परफेक्ट हैं, तो इतना ध्यान वो नहीं देते थे इस चीज़ पर। तो इसलिए मतलब ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो अधिकता है उसकी वो मतलब खतरनाक है बहुत ज़्यादा। आपके कहने का मतलब है जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है या फिर एआई आ रहा है, उसका हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ करें उतना अच्छा है। अब हाँ बिल्कुल सर, आरएसएस अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि आरएसएस क्या है, तो आप उसे बेसिक से कैसे समझाना चाहते हैं कि आरएसएस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी? और लोग इसको सीधे सरकार से जोड़ते हैं कि आरएसएस कोई भी नीति लागू करता है, या फिर अगर किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक चुनना हो तो आरएसएस चुनेगा। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 को
डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में की थी। जी। तो वो भी पहले कांग्रेस के मेंबर थे, वो भी क्रांतिकारियों के साथ थे, वो जेल भी गए थे। और उन्होंने देखा कि भाई जो कांग्रेस है वो उनका उद्देश्य केवल एक धर्म के लोगों को संतुष्ट करना है, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी। जैसे आप फॉर एग्जांपल जो ये खिलाफत आंदोलन था, हमको पढ़ाया खिलाफत आंदोलन, लेकिन क्या था, खलीफा आंदोलन था। जो तुर्की का खलीफा था उसके अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे। उनके अधिकारों को बचाने के लिए वो खिलाफत आंदोलन शौकत अली, मोहम्मद अली, 2 भाई थे, उन्होंने शुरू किया था। और ये मतलब गांधी जी ने कि भाई हमारे मुसलमान साथ आ जाएंगे, इसलिए उसके लिए वो सब करते रहे। और जहाँ पर भी देखा गया कि हर जगह चाहे मुसलमान कुछ भी करे कुछ ना करे, तो उसमें उनको मतलब वो सपोर्ट करते थे हर जगह, चाहे गलत बात हो सही बात हो, मतलब तुष्टिकरण की नीति इतनी ज़्यादा थी। और जिसके कारण उन्होंने सोचा कि भाई अगर इस तरह देश स्वतंत्र भी हुआ तो क्या स्वरूप होगा देश का, तो इसलिए उन्होंने आरएसएस स्थापना की। तो आरएसएस करता क्या है, आरएसएस केवल व्यक्ति निर्माण करता है। जैसे सरसंघचालक ने एक बार कहा है कि संघ का मतलब संघ कुछ नहीं करता, केवल व्यक्ति निर्माण करता है, लेकिन संघ का जो स्वयंसेवक है वो हर काम करता है जो समाज के लिए ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर आरएसएस की स्थापना हुई, उसके बाद संघ की शाखाएँ होती है। शाखा पर कई लोग सोचते हैं शाखा पर क्या होता है, भाई क्या सिखाते हैं हम भी रोज़, मैं बचपन से शाखा जाता हूँ, प्रथम वर्ष किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेरे को प्राध्यापक प्रमुख का दायित्व है फरीदाबाद महानगर पूर्व का, तो हम रोज़ शाखा जाते हैं। शाखा पर व्यायाम होता है। उसके बाद में प्रेरक प्रसंग होते हैं, महापुरुषों के विषय में, किसी जिसका जन्मदिन होता है उसके बारे में चर्चा होती है, बताते हैं भाई उन्होंने क्या अच्छे काम किए समाज के लिए। उसके बाद प्रार्थना होती है और सबसे बड़ा अनुशासन सिखाया जाता है। मतलब जो भी काम, अगर अनुशासन में हम सब रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, लेकिन मतलब कोई भी जैसे आंदोलन थे, कई बार कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में संघ ने कोई पार्ट प्ले नहीं किया, लेकिन संघ उस समय बहुत छोटा था। नागपुर में संघ स्टार्ट हुआ था तो जब महाराष्ट्र तक ही सीमित था, बहुत कम लोग थे संघ से जुड़े हुए, तो उस समय पे इतना कहाँ वो कर पाते। लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर गए। जैसे अगर आप जानना चाहोगे तो जैसे गोलवलकर जी थे, द्वितीय संचालक थे, वो कश्मीर के विलय, भारत में विलय के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। हाँ, उनके कारण ये संभव हो पाया। उनका योगदान भी रहा था। बाकी अगर हम देखें तो जो चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और संघ का जो निर्माण हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि व्यक्तित्व निर्माण होगा और वो राष्ट्र के काम काफ़ी ज़्यादा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए टॉपिक पे आते हैं, दूसरा समुदाय है वो संघ को हिंदुत्ववादी सोच से जोड़ता है। जब हम देखते हैं 1975 या 74 के समय जब बाबरी मस्जिद का टॉपिक छिड़ा था, उसके बाद से आरएसएस थोड़ा हिंदुत्ववादी की तरफ अपना शिफ्ट कर दिया, और ये सच्चाई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो देखो आप सभी धर्मों संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ हिंदुओं के लिए बना था, लेकिन हम राष्ट्रीय सेवक का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा, मेरी खुद की शाखा पे सलीम नाम का लड़का है, और वो मतलब उसके छोटी मोटी फिल्मों में भी काम किया है, वो आता था। तो उसने कहा भारत माता की वंदना करने में बुराई क्या। अच्छा, ऐसा बताइए ऐसी क्या चीज़ संघ की शाखा पे होती है कि जो मतलब किसी के खिलाफ होती है। हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना बोलते हैं, बाद में भारत माता की जय बोलते हैं। सारी अगर प्रार्थना का अर्थ समझ लेगा कोई व्यक्ति तो संघ को जान जाएगा। तो हम कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति संघ की शाखा आ सकता है, चाहे वो धर्म उसका कोई भी हो सकता है। अब कई तो हिंदू धर्म के लोग संघ से बहुत नफरत करते हैं, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है क्या? तो ऐसे ही इस्लाम को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के कामों को देखते हैं वो। और देखिए, संघ क्या कहता है कि जो व्यक्ति भारत माता को भारत माता मानता हो, भारत के महापुरुषों से प्रेम करता हो, है वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जल जमीन, उससे उसको प्रेम हो, वो सब राष्ट्रीय और सब राष्ट्रीय संघ के सदस्य हो सकते हैं। अब मान लीजिए 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले हमारे कुछ भाई किसी कारणवश कन्वर्ट हो गए, तो धर्म बदलिया कोई बात नहीं, लेकिन उनको अगर मान लो वो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की जगह कहें कि मेरा पूर्वज तो बाबर था, तो वो तो गलत है। तो संघ तो हमेशा अच्छा ही काम करता है, सामाजिक काम करते हैं। अब इस बार जैसे मान लो आपको कोरोना काल का मैं उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, तब हम सब ने मिलने आप समाज के सहयोग से पैकेट बनाए थे, जिसमें आटा, दाल, मतलब जो भी एक व्यक्ति के लिए, परिवार चलाने के लिए, खाने के लिए ज़रूरी चीज़ें थी,
वो सारी चीज़ें पैकेट बना के हम समाज में घर घर जाके बांट के आए थे। मतलब हमें डर तो सबको होता है, हमें भी डर था, लेकिन भाई समाज का व्यक्ति भूखा मरे मेरे पड़ोस में तो वो भी तो अच्छा नहीं था ना। इसलिए हम सब ने काम किया। और कोई भी आपदा आती है, आप देखते हो हर जगह हर आपदा में व्यक्ति काम करते हैं। एक बार जब आप यहाँ पर क्या था, इसमें उत्तराखंड में आपदा आई थी, हाँ, तो उस समय पे हम पे सुबह शाखा बताया गया था, हम समाज में निकले थे और पैसे इकट्ठे करके तुरंत वहाँ भेजे गए थे। और बहुत सारे, देखिए संघ के तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, आज बहुत सारी शाखाएं हैं। बनवासी कल्याण आश्रम है अपना, फरीदाबाद में ही, यहाँ पे बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी में चलता है अपना। नॉर्थ ईस्ट के गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, उनका रहना सहना खाना पीना सब संघ करता है। उसके अलावा भिवानी में भी हमारा एक है सेंटर, वहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। और एकल विद्यालय चल रहे हैं अभी। ये हमारे घर में आप देखेंगे बाहर लड़ियाँ लगी हुई हैं, ये गरीब परिवारों के उन बच्चों से जो अपंग बच्चे हैं उनसे बनवाई जाती हैं। अच्छा। और उनको हम फिर समाज के लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये बनवाई है तो आप खरीदिए, तो सब खरीदते, इससे उनको रोजगार मिलता है। तो संघ तो हर चीज़ के छोटी छोटी बातें सोचता है। पंच परिवर्तन की बात होती है, भाई प्रकृति की पूजा हमारी संस्कृति में होती है, क्यों होती है? नदियों की पूजा होती है, नदियों को शुद्ध रखें, हैं, वृक्षों की संभाल करें। अगर ये सब अच्छा रहेगा तो क्या ये पॉल्यूशन होगा? क्या ये सब चीज़ें होंगी? और हम तो ये कहते हैं, मतलब हमारे अगर मान लो कोई घर पे आता है ना, संघ में तो जग में पानी रख कर गिलास रखा जाता है खाली, भाई जितना पीना उतना पानी पियो। मैं किसी परिवार में जाता हूँ और कोई गिलास भर के दे दे, बेटा आधा करके लाइए, मेरे को आधा गिलास पानी पीना है। मतलब हर चीज़ की संभाल होनी चाहिए। दूसरा, आज क्या है, कुटुंब टूट रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन का भी संघ में चल रहा है, यानी कैसे परिवार जुड़ें। आज पता करो कि भाई बेटे से पापा कौन सी कंपनी में आते, बेटे को पता नहीं होता है, बेटा कहाँ जा रहा है पिता को पता नहीं होता। तो कम से कम परिवार में एक समय का भोजन साथ में हो, है, और कम से कम, और कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है, कहीं दूर दूर वैसे परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो कम से कम एक छुट्टी के दिन सब बैठ के खाना खाएं, साथ साथ बैठें, अपने चर्चा करें, बातचीत करें, अपने पूर्वजों को जानें, अपनी जड़ों को जानें कि हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे। सर, आपने सोशल टॉपिक्स की बात की, अब हम सोशल टॉपिक्स पे और बात करते हुए, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में एक रेप केस हुआ, जहाँ पर वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा कि उसमें गलती जो थी वो लड़की की ही थी, उन्हें 12:30 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए था। और इन सब मुद्दों पर मैं ये भी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या जो लड़कियों को आज आज़ादी दी जा रही है, यह सही है? क्या यह उनको आगे पहुँचाने की एक सोच है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे एक बेटा है, बेटी है, सब बराबर होते हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए। अगर मान लो हम बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे और वो अगर सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा, उसके अंदर बुराई नहीं होगी, तो बेटियों को घूमने में क्या दिक्कत आएगी? हैं भाई, वो तो अपने मन का खोट है ना। भाई अब ये कोई भी एक देश, एक राज्य की सीएम इस तरह का बयान दे रही है, वो बिल्कुल गलत है। रात को कोई 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, भाई अपना देश है, वहाँ जाने में क्या बुराई है? लेकिन अगर मान लो सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे तो दोस्त बेटियों को देखो क्या? लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है कि जैसे आज मैं देखता हूँ, जैसे कपड़े पहनने का ही ऐसा हो गया है कि भाई देखिए, तन ढकने के लिए कपड़े होते हैं, तो मतलब पहनावा, मैं कोई वो नहीं कर रहा, ठीक है भाई, पहनावा हमारा अच्छा होना चाहिए, जो हमारी संस्कृति में जिस तरह की वेशभूषा थी सारी मतलब अच्छी थी, उसको फॉलो करें, हैं। और बाकी ये है कि जैसे मान लो बेटा हमारा अगर हाफ शर्ट पहन के जा रहा है तो बेटी क्यों नहीं जा सकती? उसको भी समान अधिकार है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। आज बेटियां हर क्षेत्र में आ गए हैं। आज सेना में भी देख लिए कितना शौर्य उन्होंने दिखाया, सब कुछ कर रही है, तो उनको पूरा अधिकार उनके लिए होना चाहिए, बेटियों के लिए भी। और थोड़ी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, अब जैसे बेटा बेटी में अंतर ये है कि जैसे ये कहते हैं ना कि गाँव की कहावत के खरबूजा छुरी पे गिरे तो खरबूजे का नाश है, मतलब कुछ भी हो, तो इसलिए बेटियों को थोड़ा अवेयर तो रहना चाहिए। भारत में इस समय कई राज्य ऐसे हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं। अभी मणिपुर में होने वाला है अगली साल, बिहार में अगले महीने इलेक्शन है। अभी मणिपुर में मोदी जी गए थे, तो वहाँ के लोगों ने, पूरे देश ने ये कहा था ये पॉलिटिकल स्टंट है इनका मतलब मोदी जी का। और वहाँ पर एक संघर्ष चल रहा है 2 कम्युनिटी के बीच में। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मोदी जी वहाँ पर गए तो ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ जब वोट मांगने जाते हैं तभी वहाँ पर जाते हैं? और बिहार में इस समय आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? और जो प्रशांत किशोर एक नई भूमिका के तौर पर आ चुके हैं, इस सब मुद्दे पर आपका क्या कहना है?
देखिए पहले तो देश में ये है कि जो जिन जगह पर समस्याएं ज़्यादा कहाँ पर हैं, एक मतलब एक सीधा फार्मूला है, हिंदू घटा देश बटा। जहाँ हिंदू की संख्या कम होगी वहाँ परेशानियाँ बढ़ेंगी देश के लिए भी, क्योंकि वहाँ आसुरी शक्तियाँ वहीं ज़्यादा दिखेंगी आपको। अब देखिए मतलब मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना पॉलिटिकल बात करूँगा। पर एज ए शिक्षक आपका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पॉइंट कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ देखिए मोदी जी वहाँ गए, पहले लोग कह रहे थे कि जी वहाँ क्यों नहीं जा रहे, वहाँ क्यों नहीं जा रहे, अब वहाँ गए तो वहाँ क्यों गए। तो देखिए वो उनका अपना काम है, अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उन लोगों की क्या समस्याएं हैं सरकार को दूर कर। देखिए आज अगर देखा जाए तो पहले कश्मीर में देखा था कभी तिरंगा फहराया जाता था 10-11 साल पहले। आज दीपावली का कल उत्सव दिखा रहे थे, इतना शानदार उत्सव वहाँ पर लाल चौक पर था जहाँ कभी हुआ ही नहीं। तो उसके अलावा आप यहाँ देख लीजिए मतलब मणिपुर वगैरह में भी, क्योंकि जो हिंदू समाज था वहाँ घटता चला गया। अगर हिंदू समाज के लिए शुरू से ही सरकारें जागरूक होती और कन्वर्जन वहाँ ना होता तो ये समस्या ही पैदा ना होती बिल्कुल भी। अब बात रही बिहार की, बिहार में देखिए ये तो उन लोगों को तय करना है, बिहार के लोगों को कौन अच्छा कर रहा है कौन घुरा रहा है। लेकिन जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो ऐसा समय भी रहा कि ऐसे व्यक्ति के बेटे को भी टिकट दिया गया जिसने 2 भाइयों को तेजाब से नहला दिया गया था और वहाँ जाकर उसके नारे लगा रहे हैं। आप लालू जी की बात कर रहे हैं। हाँ आप जानते तो जी कुछ कौन पार्टी के लोग थे, मतलब किसी को थे, मान लो वो एक अधिकारी की कार पता करने जाता है अधिकारी तो लालू जी के घर में खड़ी मिलती है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो सारा आज तो सब समाज जानता है। और आप देख लिए चारा घोटाला हो, अब चारा घोटाले को अब एक दिन डिबेट में देख रहा था, कांग्रेस का जो नेता था वही कह रहा था हमने सजा कराई थी लालू जी को चारा घोटाले, अब वो दोनों साथ साथ हैं। तो मतलब देखिए अब परिवारवाद समाज के लिए सबसे ख़राब है, क्योंकि परिवारवाद जहाँ होगा तो वो पहले सबसे सोच होगी मेरा परिवार ही आगे बढ़े। तो परिवार के चक्कर में चाहे वो पार्टी का बटा बैठ जाए, चाहे देश का नुकसान हो जाए हैं। अब जो लालू जी इतने सामान्य परिवार से आए थे और उन्होंने लोगों को नौकरियां दी तो उसके बदले में ज़मीनें ले लीं। तो जैसा मतलब सुना जा रहा है सारी चीज़ें, तो इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। तो अब वो तो देखो बिहार की जनता तय करेगी किसको वोट देना। बिहार की जनता या फिर उत्तर प्रदेश की जनता, हम देखते हैं सुनते हैं कि वो लोग आपको डेवलपमेंट पे वोट देते ही नहीं है कि अगर कौन विकास कर रहा है, कौन रोड ठीक करवाएगा, कौन हमारी नालियाँ बनवाएगा या फिर कौन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएगा, बल्कि वो जातिवाद पे बहुत ज़्यादा कि हाँ अगर हम अहीर हैं, हम राजपूत हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो इन सब चीज़ों से हटकर उनको इस बार प्रशांत किशोर जी की एंट्री हुई है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए प्रशांत किशोर जी तो मुझे जैसे केजरीवाल जी तरह लगते हैं जी। जैसे केजरीवाल जी ने किया है ना, मतलब दिखावा करके और वो करना, वो सफल नहीं होंगे। बट उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है। उनका कहना है कि 2014 में मोदी जी को इलेक्शन उन्होंने जितवाया। हाँ देखिए अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक व्यक्ति होता तो वही प्रधानमंत्री बनता ना, वो जिसको लोग समाज के लोग जिसको चाहेंगे वो बनेगा ना। केवल स्ट्रेटजी बनाना अलग बात होती है और समाज में लोगों के काम करना। अब देखिए एक बार लोगों ने देख लिया ना दिल्ली में इतना बड़ा धोखा हो गया, मतलब इतना झूठा व्यक्ति धोखा हुआ, लेकिन 70 में 67 सीट लाना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया था ना केजरीवाल जी पर। हाँ तो इसलिए अब अवेयर है ना लोग। अच्छा और बिहार की जनता तो मैं कहता हूँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा जागरूक है। अच्छा जी। कहीं भी आप देख लीजिए बिहार का बच्चा तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इतना जानता है कि भाई किसको जिताना। जागरूक है बट एजुकेटेड नहीं है ना। देखिए ऐसा है, कई एजुकेटेड लोग जागरूक नहीं होते। हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं, कई बार दिल्ली में ड्यूटियाँ चुनाव में लगती हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका होगा वोट करने ही नहीं आता, केवल सोशल मीडिया पर बात करता है। लेकिन वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो वोट डालने ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ है जी। और आज ऐसी बात नहीं है, जो गांव का अनपढ़ गंवार आदमी है वो सब चीज़ जानता है, अब वो हर चीज़ से अवगत है। अब मान लो ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, जितनी नौकरियां अब ये कह रहे हैं लालू जी की पार्टी वाले, इतनी नौकरियां अगर बिहार का पूरा 10 साल का बजट लगाए तब भी नहीं दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। तो मतलब एक उन्होंने कहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? वहाँ का बजट ही नहीं है इतना। कोई बात होगी भाई, जो खुद 9वीं फेल है वो हिसाब किताब कहाँ लगा पाएगा, किसी ने कैसे बता दिया वो तो मान लेगा, वो तो भाई ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात की कि खुद जो 9वीं फेल है वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो इस पर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो नेता लोग आजकल आते हैं निकल कर,
उनको एजुकेटेड होना चाहिए, और अगर एजुकेटेड होना चाहिए तो पार्टी उनको, एजुकेटेड जो लोग हैं उनको टिकट क्यों नहीं देती है? ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वही टिकट पा जाते हैं और बाद में जाके भ्रष्टाचार करते हैं और ठीक कैंडिडेट चुनकर नहीं जा पाते हैं। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, और इसके बाद मैं तो इसके फेवर में हूँ। जब मान लो एक चपरासी के लिए एजुकेशन तय जी है, चपरासी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब वो अपॉइंट होगा, और यहाँ कितना ही क्राइम करो और वो जेल से जाएगा और नॉमिनेशन कर आ जाएगा। ये तो बहुत बड़े सुधारों की आवश्यकता है हमारे देश में ना। लोकतंत्र तभी अच्छा होगा तब जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, और शिक्षा भी जरूर होनी चाहिए कि भाई कम से कम इतना शिक्षित व्यक्ति तो हो। लेकिन कई बार इसमें ये भी कहा जाता है कि ये लोकतंत्र में क्या है कि फिर एक कुछ व्यक्तियों का अधिकार ही छिन जाएगा कि भाई वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस बारे में ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम इतना तो हो कि जिस पर क्राइम के लिए कोई कहीं पर बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, जेल में है, तो उनको तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कि आपने कहा कि जो भाजपा जब से आई है या फिर मोदी जी जब से आए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी मानते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर यही चीज़ मीडिया बोलती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक जो पक्ष है वो बोलता है कि मीडिया उसका पक्ष ले रहा है, यानी कि मोदी जी का पक्ष ले रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और एज ए बीजेपी समर्थक या आरएसएस प्रचारक होने के नाते आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि हाँ, राम मंदिर के अलावा या फिर धर्म को बढ़ाने के अलावा भाजपा ने क्या काम किया है रियल ग्राउंड पर? देखिए, जो मीडिया तो जब मतलब अगर बीजेपी एंटी में होगी तो बीजेपी मीडिया को बुरा कहेगी, आज कांग्रेस वाले हैं तो अपोजिशन को बुरा कहेंगे। बाकी देखिए, आज सड़कों का जाल बिछ गया है, इतना अच्छा काम सड़कों के बारे में, देश की सेना के बारे में। अब मेरा एक साला ही कर्नल है सेना में, तो अगर मतलब एक कितना कॉन्फिडेंट है सेना को आज, जैसे कोई हद नहीं। और पूरे इतनी सारी चीज़ें देश में बन रही हैं। आज अमेरिका ने हमारे ऊपर कई तरह की प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन देश डर नहीं रहा जी। और अभी देख लीजिए आप, दीपावली का है, मैं पढ़ रहा था 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस तो इसी में हो गया। तो क्या बिगाड़ लेगा अमेरिका हमारा? तो देखिए, एक अच्छी सोच का नेता है, उसको परिवार को आगे नहीं बढ़ाना मोदी जी को। तो जो भी देश हित में काम होता है वही वो कर रहे हैं, और देश आज साथ है मोदी जी के। तो विरोध तो सबका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर मोदी जी तो जब तक भगवान उनको लंबी आयु दे, जब तक रहेंगे तो उनके लोग साथ खड़े रहेंगे। कहेंगे इस पर, लेकिन सवाल उठता है कि उनकी आयु 75 साल की पूरी हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पहले चर्चा थी इस बारे में बहुत सारी, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य सही है जी। तो राजनीति में कोई ये तो होता ही नहीं कि भाई रिटायरमेंट की आयु से हम थे, रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष में रिटायर हो गए, हम घर आ गए। तो राजनीति में तो अब बहुत सारे नेता, अब खड़गे जी हैं, उनकी कितनी उम्र है, बहुत सारे नेता हैं रहे हैं, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ऐसा आयु का तो कुछ है, वो स्वस्थ हैं। अभी आपने जब से मोदी जी बने हैं, हर प्रधानमंत्री छुट्टी पर जाता था, कभी आपने सुना है कि मोदी जी कभी छुट्टी पर गए हैं? जी। तो वो तो हमसे भी अच्छा, एक युवा से अच्छा स्वास्थ्य है उनका, अच्छी दिनचर्या है। तो एक व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है और पूरा विश्व उनको चाहता है कि भाई मोदी जी बने रहें, काम करें। तो तब तक अगर जब तक उनकी इच्छा है तो उनको करना चाहिए काम। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से हमने बात की और सर ने बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर हमको अपना ज्ञान दिया, जिससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि हाँ, अगर हम आज के समय में राजनीति में देखें तो आरएसएस जो है वह धर्म को लेकर बात करती है, पर जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि एजुकेशन को लेकर भी बात करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम विरोधी है। दोस्तों, जैसा सर ने बताया हम उन सब बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया वैसा ही आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए 90 सेकंड हेडलाइंस।